लगता है कि डॉक्टर जावेद झूठ बोलने के मामले में नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि CAA का कानून जब भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दो रुकने पार्लिमान, मैं और इम्तियाज जलील साहब ने उस कानून को काला कानून कहकर मोदी के 306 MPs के सामने उस कानून की कॉपी को फाड़ दिया। बताइए, क्या कांग्रेस का कोई नेता ये काम कर सका कि डॉक्टर जावेद उसके बारे में कुछ बोल सके? हमने पूरी पार्लियामेंट में उस कानून की कॉपी को फाड़ दिया। उसके बाद पूरे मुल्क में उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ। आपके किशनगंज में शहर में CAA के खिलाफ एहतजाज हुआ, वहाँ पर शाहीन बाग बना। आप अपने दिल पर हाथ रखकर मैं किशनगंज की जनता से एक सवाल कर रहा हूँ, पैगाम भी दे रहा हूँ कि क्या किसी CAA के एहतजाज में आपको डॉक्टर जावेद नजर आए? क्या किसी शाहीन बाग जहाँ पर बनाया गया था, जहाँ पर हमारी खवातीन भी आकर उस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, क्या डॉक्टर जावेद आपको नजर आए? नहीं नजर आए। पार्लियामेंट में जो गाजा में जो जुल्म किया जा रहा है, फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, आज आप देख रहे हैं कि गाजा में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 15,000 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं, 11,000 के करीब खवातीन की जानें जा चुकी हैं, 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 60,000 लोग जख्मी हैं, 50,000 के करीब खवातीन हामिला हैं। कोई अस्पताल गाजा में बाकी नहीं है। कौन था जो भारत की पार्लियामेंट में गाजा के फलस्तीनी मुसलमानों के बारे में आवाज उठाया? क्या वो डॉक्टर जावेद था या असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील थे? हमने फलस्तीन गाजा के फलस्तीनियों के पर जुल्म किया जा रहा था, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई। इम्तियाज जलील ने एहतजाज किया। हमने हुकूमत से मुतालबा किया कि इजराइल को रोका जाए कि ये गाजा के फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। मैंने पार्लियामेंट में इस मसले को उठाया। आज डॉक्टर जावेद मुंह नहीं खोलना चाहते फलस्तीनियों के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर पार्लियामेंट का फरवरी में सेशन हुआ। नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को एक तारीखी दिन कहकर पार्लियामेंट में बहस करवाई। मुझे जब बोलने का मौका मिला, मैंने उस वक्त उठकर कहा था कि इस मुल्क में 22 जनवरी नहीं होता अगर कांग्रेस की GB पंथ की सरकार इस मुल्क को आज़ादी मिलने के 1 साल के बाद जब बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर वहां पर उसकी बेहुरमती की गई थी, अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री मस्जिद को मुसलमानों के हवाले कर देता तो 22 जनवरी नहीं होता। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अगर राजीव गांधी की हुकूमत बाबरी मस्जिद के ताले नहीं खुलवाती तो 22 जनवरी नहीं होता। मैंने उठकर पार्लियामेंट में कहा कि अगर BJP, संघ परिवार, RSS, विश्व हिंदू परिषद जो सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और उसी बुनियाद पर आप 22 जनवरी कर रहे हैं। ये डॉक्टर जावेद और उनके कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हुए थे, इन पर सन्नाटा तारी हो गया पूरे पार्लियामेंट में कि ओवैसी क्या बोल रहा है। और फिर मैंने अपनी तकरीर को ख़त्म करने से पहले कहा, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। बताइए, आप ये लोग नहीं बोलेंगे? ये सेकुलरिज्म के नाम पर बुज़दिली के मज़ाहरे करते हैं, ये सेकुलरिज्म के नाम पर इंसाफ की बात नहीं करते। और यही आपके BJP के एक झारखंड के सांसद हैं भागलपुर के निशिकांत दुबे उनका नाम है। उन्होंने पार्लियामेंट में उठकर कहा, असदुद्दीन ओवैसी, ये तो बताओ कि क्या तुम बाबर को आक्रामक मानते हो, नहीं मानते हो? मैं बैठ गया, उनको बोलने का मौका दिया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि बताओ, पुष्पमित्रा संघा कौन था? पुष्पमित्रा संघा कौन था? वो कश्मीर का बादशाह कौन था जिसके पास फौज होती थी इबादत गाहों को तोड़ने की? खामोश हो गए। मेरे भाई, जब मजलिस का MP पार्लियामेंट जीत कर जाता है तो हम आपकी हर तकलीफ को बेखौफ होकर बयान करते हैं। हम ये नहीं देखते
कि 306 एमपी बीजेपी के पास हैं। हम ये नहीं देखते कि अमित शाह और मोदी एक जगह बैठे हैं, हम ये देखते कि ये गरीब आवाम ने हमको मुंतखब करके चुनकर भिजाया है। हम इनके हौसलों को बुलंद रखेंगे, इनकी तकालीफ को बयान करेंगे। आप पूछ लीजिए, 10 साल से बीजेपी की सरकार है। सबसे पहले अगर पार्लियामेंट में किसी ने लफ्ज सीमांचल कहा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा। हमने ही सीमांचल सीमांचल कहते रहे, तो आज नरेंद्र मोदी को भी पूर्णिया में आकर कहना पड़ा, भाइयों बहनों सीमांचल की जनता उनको कहना पड़ा, ये मजलिस की वजह से उसको बोलना पड़ा। और फिर डॉक्टर जावेद कहते हैं कि मैं 1.5 लाख किलोमीटर चला। अरे डॉक्टर जावेद, तुम्हारे चलने में और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों में चलने में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारा लीडर भी चला, बहुत पूरा मुल्क चला, बल्कि तुम तो तुम्हारे लीडर से ज्यादा चले हैं। 1.5 लाख किलोमीटर डॉक्टर जावेद कहते हैं कि पैदल चले, मगर मैं और अख्तरुल ईमान साहब सिर्फ 15 मिनट एक तालाब में हम चले। क्यों चले उस तालाब में? क्यों? महानंदा नदी में 15 मिनट मैं और अख्तरुल ईमान साहब चले। सिर्फ 15 मिनट, घुटनों के बराबर पानी था, हम एक कोने से दूसरा कोना गए। जावेद, तेरे चलने में और हमारे चलने में फर्क ये है, सुनिए, जब तुम चलते हो तो सरकार में बैठा हुआ मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो वो डरता नहीं है। जब एक मर्द मोमिन चलता है तो सरकार को डर पैदा हो जाता है कि ये पानी में उतर गया 15 मिनट के लिए। तो आज आप देखिए, वहां पर ब्रिज का काम शुरू हो गया, उसी जगह पर 200 करोड़, कितना 67 करोड़ का, यहाँ 200 करोड़, वहां 67 करोड़ का ब्रिज मंजूर हुआ। जावेद, तुम पूरा भारत चलो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब अख्तरुल ईमान एक नदी में 15 मिनट चला तो तेजस्वी डर गया कि सत्ता छीनी जाएगी। आपको मैं यकीन दिला रहा हूं, अख्तरुल ईमान साहब को अब अपना एमपी बनाइए। पूरा सीमांचल मैं और अख्तरुल ईमान चलेंगे, चक्का जाम कर देंगे पूरा सीमांचल का, और बताएंगे डेवलपमेंट, विकास और नाइंसाफी कैसे खत्म होती है। आपने बरसों कभी कांग्रेस को तो कभी राजद को वोट दिया, अब आपके पास एक विकल्प है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हम चल रहे हैं तो इनको डर पैदा हो रहा है। इसीलिए मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि 26 अप्रैल के दिन एक एक वोट पतंग छाप पर लगाइए। क्या तुमने कभी सुना जावेद की जबान से कि जब बीजेपी ने हमारी माँ और बहनों के सरों के ऊपर से हिजाब निकालने की बात की, जावेद नहीं बोल सका, असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर बोला। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा हिजाब, निकाब, चादर हम कभी नहीं छोड़ेंगे। बल्कि जब मुझसे पूछा गया तुम ये क्यों कहते हो, तो मैंने कहा मेरा ख्वाब है कि एक दिन भारत की प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली हमारी बेटी होगी इंशाअल्लाह। ये बोल नहीं सकते, ये जावेद तो बोल ही नहीं सकते। ये बेचारे, ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट को जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए अब्बा के, ऐसा लगता है। बड़े आदमी है ना, वो पार्लियामेंट में चले गए, लगता है कि बड़ा हो, बहुत हो गया माँ की यहाँ पर। नहीं मेरे भाई, हम बैठने के लिए पार्लियामेंट में नहीं आए हैं, हम लड़ने के लिए आए हैं, बोलने के लिए आए हैं, गरीबों के जुल्म को बयान करने के लिए आए हैं, इंसाफ का मुतालबा करने के लिए आए हैं। और ये जो चुनाव हो रहा है किशनगंज का, ये सीमांचल की और किशनगंज की जनता की अजमत का चुनाव है, याद रखो। ये आपकी अजमत का चुनाव है और आपको अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करके अख्तरुल ईमान को कामयाब और कामरान करना पड़ेगा। आप पूछिए जावेद से कि बताओ, तुमको जो एमपी लैट का फंड मिलता है, तुमने उसके पैसे कैसे इस्तेमाल किए? कुछ नहीं बता पाएंगे डॉक्टर जावेद। सिर्फ जाकर बोलेंगे सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दे दो, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दे दो। अरे भाई, 50 साल से सेकुलरिज्म के नाम पर ही तो वोट दे रहे।
मगर सीमांचल को क्या मिला बताओ? गुर्बत मिला, इफलास मिला, पलायन मिला, जमीन की कटौती मिली, खेतें बर्बाद हो गई, नौजवान बच्चे अपनी जवानी में अपने घर बार से दूर बाहर जाकर काम करते हैं। ये तमाम चीजों को अगर रोकना आपको है, मेरी आपसे अपील है कि 26 तारीख के दिन आप लोग अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। और ये दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कल नरेंद्र मोदी ने क्या बयान दिया। नरेंद्र मोदी ने बयान दे दिया, अपना भाषण में कहा कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं और मुसलमान घुसपैठी हैं। क्या बोल सकेंगे जावेद कुछ इस बारे में? क्या जावेद बोल पाएंगे? मोदी को जवाब दे पाएंगे? मेरे भाई, ये कोई बोल नहीं पाएंगे। हमने कहा है और आज भी हम कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी सुन ले। एक नरेंद्र मोदी आजकल मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी बोलते हैं। मोदी की गारंटी एक है 2002 से कि मुसलमानों से नफरत करो, बस ये मोदी की गारंटी है। मोदी बोलते हैं कि दौलत मुसलमानों को दी जाएगी। अरे भारत के प्रधानमंत्री, तुमने अपने 10 साल में भारत के 1% लोगों को 40% दौलत तुमने दे दी। अरे तुम कौन सी दौलत की बात कर रहे हो? यही मोदी कहती है कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। वो खुद भूल जाते हैं कि उनके 6 भाई हैं। अमित शाह की 6 बहनें हैं। रविशंकर प्रसाद 7 भाई बहन हैं, वो सबसे छोटे हैं। और ये पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे नरेंद्र मोदी कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। नहीं, हुकूमत के आदाद और शुमार ये बता रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन का फर्टिलिटी रेट बहुत गिरा है, कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। ये मोदी नहीं बताते। मोदी यही नहीं बताते कि हायर एजुकेशन में, आला तालीम में 2019-20 में 18 लाख मुसलमान गायब हो चुके हैं। क्यों गायब हुए? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में खौफ का माहौल पैदा किया, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में आप अख्तरुल ईमान को अपना MP मुंतखब करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आप इंशाअल्लाह अल्लाह और आपके वोटों से कामयाब करेगा तो अख्तरुल ईमान हमारे बाजू लोकसभा में बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम बैठेंगे, अख्तरुल ईमान बैठेंगे और इम्तियाज जलील औरंगाबाद से बैठेंगे। ये 3 शेर आपके 3 खादिम पार्लियामेंट की दरो दीवार को हिला के रख देंगे। आपका हम जो पार्लियामेंट में लड़ेंगे सीमांचल के लिए, उसकी आवाज आपको यहां पर सुनाई देगी इंशाअल्लाह ताला। तो हम आपसे अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मोदी की बात से मालूम हो रहा है कि मोदी परेशान नजर आ रहे हैं। लगता है मोदी के पैरों से जमीन खिसक रही है इंशाअल्लाह। इसीलिए मोदी आगे अपने ये मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठियां हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, तुमने कितना बड़ा झूठ कहा, कितने घुसपैठी घुसे बताओ तुम्हारे 10 साल में हमको। तुम अपनी जबान से बोलो, कितने घुसपैठी भारत में घुसे तुम्हारे 10 साल जब तुम वजीर आजम थे। पार्लियामेंट में 10 मरतबा सवाल पूछा गया, कभी भी सही जवाब नहीं दे पाए। मगर मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा करना हमारे हिंदू भाइयों में कि बच्चे बहुत पैदा करते हैं और घुसपैठी है। अरे बच्चे पैदा कम हो रहे हैं और एक वक्त आएगा जब मुसलमानों की और हिंदुओं की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और ये नीतीश कुमार इतना बड़ा कुलाटी मास्टर है कि सर्कस का जोकर भी परेशान हो जाएगा इसकी हरकतों को देखकर। अब कह रहे हैं हमने कह दिया इनको हम नहीं जाएंगे। मोदी भी दिल में सोच रहा होगा पार्लियामेंट के बाद क्या कुलाठी मारेगा नहीं मालूम। और फिर इनका ये उम्मीदवार है जेडीयू का मास्टर का मास्टर कौन है?
मास्टर का मास्टर कौन है? मास्टर का मास्टर मोदी है ना। तो इनका माई बाप मोदी हो चुका है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये पार्लियामेंट में चले जाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा तो मास्टर बोलेगा माई बाप जो हुक्म की तामील होगी। बताओ क्या आप ऐसे आदमी को अपना वोट देंगे मेरे भाई? क्या आप ऐसे पार्टी को वोट देंगे जो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं? और यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी ने लाया उत्तराखंड प्रदेश में। कैसा कानून लाया? यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में कहता है कि मुसलमान अपनी शादी निकाह से नहीं करेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट से होगा। अब आप बताइए, आपकी हमारी शादी हुई तो निकाह हुआ, काजी साहब आए बोले नहीं स्पेशल मैरिज एक्ट। अरे दुल्हन को महर नहीं, महर कुछ नहीं। शादी अगर खत्म करना है तो दूसरे कानून के तहत दो। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस कभी बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं की। 10 साल का पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप। ट्रिपल तलाक का कानून सबसे ज्यादा मजलिस ने मुखालिफत की। यूएपीए का कानून मजलिस ने मुखालिफत की और कांग्रेस ने तायीद की। यह कानून जो पार्लियामेंट में बनाया गया यूएपीए का, जिसमें सबसे ज्यादा जेलों में अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं, 5-5 साल से जेल में, कांग्रेस ने तायीद की और हमको गाली देते हैं। इतने हर कानून पर मजलिस ने मुखालिफत दर्ज कराई और आपकी आवाज को बुलंद किया। हम आपसे ही अपील कर रहे हैं कि 26 तारीख को निकलकर अपना एक एक वोट पतंग छाप के निशान पर बटन दबाइए। आपको अख्तरुल ईमान को कामयाब करना है। अख्तरुल ईमान की जात को नहीं, ओवैसी की जात को नहीं, बल्कि सीमांचल और किशनगंज की जनता के इंसाफ के लिए, आपके विकास के लिए, आपकी एक ताकतवर आवाज भारत के पार्लियामेंट में होनी चाहिए। जो इन जालिमों से, जो हमारे आईन के दुश्मन हैं, अंबेडकर के बना हुए संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। इस विधानसभा में अख्तरुल ईमान की कामयाबी के बाद आप देखते हैं कि कई विकास के काम करवाए गए। यहाँ पर एक स्कूल था, स्कूल में डेवलपमेंट का काम अख्तरुल ईमान ने कराया। कई तालाबों की मरम्मत अख्तरुल ईमान ने करवाई अपने एमएलए फंड से। आपको जरूरत है, सीमांचल की जनता को जरूरत है, और हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं और आपसे वादा कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान के एमपी की कामयाबी के बाद मैं और अख्तरुल ईमान जितने विधानसभा इस किशनगंज के पार्लियामेंट में आते हैं, हम हर जगह पर एक ऑफिस खोलेंगे ताकि आप उस ऑफिस में आकर, एक आदमी होगा जो आपकी शिकायत को लिख कर रखेगा। अगर अख्तरुल ईमान नहीं रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे सीमांचल की लड़ाई लड़ने के लिए, तो आपकी तकलीफ को वो आवाम सुनेगी और अख्तरुल ईमान को मालूम होगा। और याद रखिए, ये तेजस्वी यादव ये कहता है MY। आपको मालूम कि बिहार में यादव 14% हैं और मुसलमान 17% हैं। 22 लोकसभा के टिकट दिए, 9 यादवों को दिए और 2 मुसलमान को दिए। बताइए आप क्या तमाशा हो रहा है? कब तक हम इनको नेता बनाएंगे? कब तक हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? इनके वालिद को बनाया, इनकी माता को बनाया, अब इनको बनाओगे? अरे तुम कब बनोगे बताओ मुझे। ये लड़ाई नौजवानों तुम्हारी है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और जब तुम ताकतवर हो जाओगे तो याद रखो, एक वक्त आएगा जब तुम बिहार के मुख्यमंत्री बनोगे। आप बनेंगे, आप याद रख लो, मेरी इस बात को लिख के रख लो। जिस दिन आप में सियासी शऊर बेदार हो जाएगा, ऐसा समीकरण बनेगा कि मजबूरन आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हमसे इंसाफ होगा। अरे हम वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बन रहे। बताओ क्या अख्तरुल ईमान सेकुलर नहीं है? क्या कभी हमने किसी समुदाय के खिलाफ कोई बात कही? नहीं कही। अरे हम तो गरीब और मजलूमों की हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो हमको इल्जाम लगा दिया जाता है मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई हैं, 6 फीट के फासले से मेरी जान लेने की कोशिश की गई। क्यों लेने गई?
क्या मैं कातिल हूं? क्या मैं बाहुबली माफिया हूं? नहीं, मगर इनको डर है मेरी जबान से, इनको डर है मेरी बेबाकी से। और ये कहां से आती है? आपके दुआओं से, अल्लाह के करम और फजल से होता है। तो आपसे हम अपील कर रहे हैं कि 26 तारीख के दिन आप निकलेंगे ना, आप तमाम अख्तर भाई के लिए, देखिए आप सोच कर बोलिए, ये विधानसभा से अख्तर भाई को आप मेजॉरिटी दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे? तो यहां का नया एमपी कौन होगा? इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।